गुड मॉर्निंग बच्चों मैंने मंजरी से आपको पिछला पाठ जो पढ़ाया था वो था अपराजिता। अब उसके बाद में अगला पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ जो उसका नाम है जूलिया। जूलिया के जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो है अंतोन चेखोव। ये रशियन लेखक हैं। उन्होंने जूलिया कहानी लिखी है, एकांकी लिखा है। जो जूलिया नाटक उन्होंने लिखा है उसमें एक गवर्नेस जो सेविका होती है, जो बच्चों की देखभाल के लिए अमूमन घर में लोग रखते हैं, उस सेविका के शोषण की कहानी है। उस सेविका के काम करने के बाद भी उसको किस प्रकार समाज शोषित करता है, उसका शोषण करता है, उसी के बारे में इन्होंने लिखा है। इन्होंने ये बताया है कि जो बच्चों की देख रेख करने वाली सेविका है, उसका नाटक जो उन्होंने लिखा है वो इस प्रकार है कि उन्होंने बताया है कि उसका नाम जूलिया है और उसका मालिक उसको आवाज़ देता है। तो गृहस्वामी के बुलाने पर वो पहुंचती है और पूछती है कि मालिक आपने मुझे बुलाया? तो वो कहते हैं कि हाँ जूलिया आओ, तुम इधर सुनो, बैठ जाओ यहाँ और तुम अपना हिसाब कर लो, अर्थात जो मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूँ, सैलरी देता हूँ, उसका तुम अब हिसाब कर लो। उसने कहा कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हिसाब करना होगा, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव से मुझे देखकर लगता है कि तुम मुझे अपने पैसे का हिसाब नहीं करने दोगी और ना ही तुम मुझसे पैसा मांगोगी, इसलिए मैं खुद तुम्हें पैसा देना चाहता हूँ। तो उससे कहते हैं कि तुम्हारा तनख्वाह जो सैलरी मैंने तय किया था वो 30 रूबल महीना तय हुआ था। जूलिया बोलती है नहीं मालिक, 40 रुपए। अब इन्होंने, चूंकि लेखक ने समाज में कैसे सेविका का, नौकरों का शोषण होता है उसको दर्शाया है कि अगर भोले भाले नौकर होते हैं जो मालिक के आगे बिल्कुल नहीं बोलते, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उसी कहानी को उन्होंने लिखा है। तो जब गृहस्वामी बोलते हैं कि नहीं नहीं, अपनी बात को तेजी से बताते हैं कि नहीं नहीं, मैंने 30 रूबल में तुमको, अर्थात 30 रुपए में तय किया था, तो वो कहती है ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसे ही होगा। उन्होंने ये सब कुछ बताया कि बच्चों की देखभाल करने के लिए, और मैं जो तुम्हारे पहले जो मैंने सेविका को रखा था उसको भी मैं 30 रुपया देता था और वो बहुत अच्छे से काम करती थी और तुमसे पहले वही काम करती थी, उसका काम भी बहुत अच्छा था। कहते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुमको तो काम करते हुए 2 महीना हुआ। तो वो कहती है कि नहीं मालिक, मुझे 2 महीने 5 दिन हो गए। तो कहता है नहीं नहीं जूलिया, तुम क्या कह रही हो, मैंने सब लिखा है, डायरी में नोट किया है। अच्छा तो तुमको 2 महीने के 60 रूबल हो गए, लेकिन 60 रूबल अब यहाँ कैसे शोषित करता है उनको। कहता है कि 60 रूबल तभी हुआ जब तुमने उसमें से एक भी छुट्टी ना ली हो, अर्थात एक दिन भी अपने काम को नहीं छोड़ा हो। अब इतवार को भी छुट्टी, उन्होंने इतवार की भी छुट्टी उसको नहीं दी और कहा कि तुमने तो इतवार को भी छुट्टी ली है और इसलिए तुमको जो है छुट्टी का पैसा नहीं मिलेगा। उसने कहा कि तुमने केवल कोल्या, जो गृहस्वामी का बेटा था, केवल उसको तुम घुमाने ले गई हो और ये तुम जानती हो कि बच्चे को घुमाना कोई काम नहीं है, इसके अलावा तुमने 3 और छुट्टियां ली हैं। ये सब कहते हुए वो जो गृहस्वामी होते हैं, मकान मालिक होते हैं, उसके पैसे को काटना चाहते हैं। लेकिन जूलिया जो है बहुत ही दबे स्वर में बोलती है कि आप कह रहे हैं अगर मालिक, तो ये सब कुछ ठीक होगा। शायद जूलिया के मन में ये है बात कि जो मालिक कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन वो बातों को अपने मन से बाहर नहीं निकाल पाती, अपनी बातों को अपने मालिक के समक्ष नहीं रख पाती और दब जाती है। उसको पता है कि जो मेरे मालिक कह रहे हैं वो सब कुछ गलत है, फिर भी वो उनके आगे दब जाती है और झुक जाती है। तो गृहस्वामी ने कहा कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या कि ये तुमने पैसा नहीं लिया, अर्थात तुमने 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ मनाई हैं, तुमने 12 दिन टोटल काम नहीं किया, यानी कि तुम्हारे 12 रुपए कट गए। अब 30 रुपए महीने का तनख्वाह तो उन्होंने 1 रुपया महीना के हिसाब, 1 रुपया दिन के हिसाब से उसको रखा हुआ था। उसने कहा कि जब कोलिया बीमार था तब भी तुमने केवल मेरी बेटी वान्या को पढ़ाया था, तो कोलिया को ना पढ़ाने वाला पैसा भी तो काटना है। और फिर शायद तुम्हारे 3 दिन दांतों में दर्द रहा और मेरी पत्नी ने तुमको दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी, तो इस प्रकार 12 और 7 19 नागा तुम्हारा हो गया, और फिर 60 में से 19 घटा दो तो 41 रुपये, फिर
वो पूछता है उससे, ठीक है ना। यहाँ तो गृह स्वामी उसका मन के अंदर के भाव को जानना चाहता है कि आखिर जूलिया किस प्रकार इस समाज में रहती है, किस प्रकार अपने बातों को नहीं कह पाती है, अपने मन के दबे हुए भाव को बाहर नहीं निकाल पाती। लेकिन जूलिया कहती है कि मालिक, अगर आपने कहा है तो ये सारी बातें सही होंगी। फिर गृह स्वामी अपने डायरी के पन्ने को पलटते हैं और कहते हैं कि याद आया फिर से कि 1 जनवरी का दिन था और तुमने चाय की प्लेट और प्याली को तोड़ दिया था, जबकि वो प्याली मेरी बहुत कीमती थी, उसको तुमने तोड़ दिया था। और मेरे भाग्य में, चलो कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में तो नुकसान ही लिखा है, मैं वो नुकसान सह लेता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने जो है प्याली जो तोड़ी थी उसके मैं केवल 2 रूबल ही काटूंगा, अर्थात 2 रुपए ही काटूंगा। और तुम जब कोल्या को घुमाने ले गई थी तो तुम्हारे ध्यान के न हो देने के कारण कोल्या ने जो जैकेट पहनी थी वो पेड़ पर चढ़ने के कारण जैकेट फट गई थी, तो उसका भी पैसा तो मैं तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगा, क्योंकि तुमने कोल्या का ध्यान नहीं दिया था। और फिर तुम्हारे वजह से, तुम्हारी लापरवाही के वजह से जो घर में नौकरानी आती है उसने हमारी बेटी के जूते चुरा लिए, उसका पैसा भी मैं तुम्हारे तनख्वाह से ही काटूंगा। ये सारी बातें गृह स्वामी जूलिया से कहते हैं। जूलिया बहुत परेशान होती है, लेकिन वो अपनी पीड़ा कह नहीं पाती। जब वो गृह स्वामी उसको बताते हैं कि तुमने इतना मेरा नुकसान कराया, प्लेट और प्याली तोड़ा, मान्या के जूते चोरी हो गए तुम्हारे वजह से, कोल्या का जैकेट फट गया तुम्हारे कारण, और तुम्हारे दांतों में दर्द रहा तो तुमको मेरी पत्नी ने छुट्टी भी दी थी आधे दिन की। तो ये सब सुनने के बाद भी जूलिया अपनी बातों को नहीं कह पाती। तो हम एक समझ सकते हैं कि एक नारी की पीड़ा, अथाह पीड़ा को अपने अंदर समेटे हुई एक नारी घर में काम करती है और वो किस प्रकार समाज द्वारा शोषित होती है। आगे उसने कहा कि अब देखो, तुम्हारा काम है बच्चों को पढ़ाना, उनकी देखभाल करना, तुमको तो इसी के पैसे देता हूँ, इसके अलावा तो तुम्हारा कोई काम नहीं है, लेकिन उसमें भी तुम अपनी लापरवाही दिखा रही हो, और अगर तुम इस सब कामों में ढील देती हो तो तुम्हारे पैसे कट जाएंगे। और फिर इस प्रकार जो जूते फट गए उसके 5 रुपए, और 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे, वो सब पैसे काट लेता हूँ। और फिर तो उसके सामने जब वो बातें सारी रखता है डायरी दिखाकर, तो जूलिया रोने लगती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती, उसके गले से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलती, और वो कहती है कि साहब, अगर आपने किया है तो ये सब कुछ सही होगा, मैं बिल्कुल नहीं कुछ बोलूँगी, और अगर आपने लिखा है ये सारी बातें तो सब कुछ सही होगा। तो गृह स्वामी उसी के ऊपर उल्टे भड़क जाता है और कहता है, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं तो ये कहो कि हर चीज़ डायरी में नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो मैं डायरी दिखाऊं? और डायरी के पन्ने ऐसे ही पलटने लगता है। फिर जूलिया कहती है कि आपने अगर कहा है और लिखा है तो आपने मुझे पैसे ही दिए होंगे और मेरी गलती पर ही पैसे काटे होंगे। इस प्रकार जूलिया बहुत रुआंसी हो जाती है और गृह स्वामी थोड़ा उत्तेजित होकर फिर से बोलते हैं कि इस प्रकार 27 रुपये 41 में से घटा लो, बचे 14। फिर उसी से पूछते हैं कि क्यों, मैंने हिसाब तो ठीक लगाया? जूलिया कहती है कि हाँ, मुझे तो अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और मुझे मालकिन ने दिए थे सिर्फ 3 रूबल, इससे ज़्यादा नहीं। गृह स्वामी ऐसा दिखाता है कि जैसे 3 रुपये उसको सुनाई दिया कान में, तो ऐसा लगता है कि वो आसमान से उछलकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और कहता है कि इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई, तुम्हारे मालकिन ने भी छुपाई कि तुमको पैसा दिया और मुझे बताया नहीं। अच्छा चलो, मैं इसे डायरी में नोट कर लेता हूँ और 14 में से 3 घटा देता हूँ तो बचता है 11 रुपये। तो अब तुम्हारे 11 रुपये केवल बचे हैं और तुम ये पैसा 11 रुपये मुझसे ले लो और संभाल कर रखना और बोलो ठीक है ना। वो जूलिया से हुंकारी भराते हैं, लेकिन जूलिया एकदम रोने जैसी हो जाती है, फिर भी किसी तरह अपने आप को संयत करके और उनका धन्यवाद बोल के निकल जाती है। गृह स्वामी अचानक सोफे से अपने बैठे हुए उछलकर खड़ा हो जाता है। उसको उम्मीद नहीं था कि जूलिया को मैं इतना दबाता रहूंगा और वो बिल्कुल आवाज़ मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकालेगी, उसकी आवाज़ नहीं निकलेगी। और उसने फिर गुस्से में उसको दहाड़ कर बोला, धन्यवाद? तुम धन्यवाद कहती हो मुझे? किस बात का धन्यवाद? तब जूलिया ने कहता है कि जो आपने 11 रूबल मुझे दिए उसका धन्यवाद। तब गृह स्वामी अपना गुस्सा संभाल नहीं पाता और उसने कहा कि तुम धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें ठगा है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है और मैंने तुम्हारे सारे पैसे हड़प लिए हैं।
बावजूद उसके तुम मुझे धन्यवाद देती हो। और गृह स्वामी बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। जूलिया उसके बाद केवल जी मालिक कह के शांत हो जाती है। गृह स्वामी फिर कहते हैं, जी मालिक कहने से काम नहीं चलेगा। जूलिया, तुमको इस समाज में अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। तुम अगर अपनी आवाज़ को दबा कर रख लोगी तो ये समाज तुमको एक दिन इसी तरह शोषित करता रहेगा, इसलिए तुम ऐसा मत करो। और तो उसने फिर क्रोध में कहा कि उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया और ये बात कर तुम्हें जरा सा भी सुनकर आश्चर्य नहीं हो रहा है, और इसे बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक क्रूर मजाक किया। तब जूलिया को समझ में आता है कि उसके गृह स्वामी ने, उसके मालिक ने उसके साथ एक छोटा सा मजाक किया। ये जो प्याली तोड़ना, जैकेट फटना, कोलिया के जूते चोरी हो जाना, ये सब कुछ गृह स्वामी के द्वारा किया हुआ एक मजाक था, ताकि जूलिया को समाज के जो दर्पण है, समाज रूपी दर्पण है, वो जो है जूलिया उसमें देख सके कि समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। और उसने कहा कि मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मारूंगा। गृह स्वामी ने कहा कि मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मारूंगा और मैं तुम्हें सब पैसा देता हूँ। 40 रुपये जो मैंने शुरू में ही कहा था कि तुमको 30 रुपये महीने पे रखा था, लेकिन तुमने उस समय कहा कि आपने 40 रुपये पे मुझे रखा और मैंने इनकार कर दिया। लेकिन ये सच बात है कि मैंने तुम्हें 40 रुपये पर रखा था और ये तुम्हारे 80 रुपये हैं। कोई भी प्याली टूटने पर, जैकेट फटने पर, जूते चोरी होने पर मैंने तुम्हारा कोई भी पैसा नहीं काटा है। मैं तो सिर्फ एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था कि देखूं तुम अपनी आवाज़ को किस प्रकार मेरे सामने बुलंद करती हो, लेकिन तुमने कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। और कोई ज़रूरी नहीं कि समाज में तुम्हें मेरी तरह ही लोग मिलें जो तुम्हें इस तरह शोषित करने के बजाय तुम्हारे काम को सराहें। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, इसलिए तुमको इतना दब्बू होके रहना ठीक नहीं है। इस तरह भोदा बन के रहना, अर्थात डरपोक बन के, भीरू बन के रहना, अर्थात डरपोक बन के रहना समाज में उचित नहीं है। तुम्हारे साथ अगर अन्याय हो रहा है तो तुम उस अन्याय का विरोध करो। ये ज़रूरी नहीं कि जितनी ज्यादतियाँ हो उसको सहा जाए। जूलिया, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। उस गृह स्वामी ने उसको समझाया कि तुम इस समाज में इस तरह खामोश होके मत रहो। अपने आप को बचाए रखने के लिए इस क्रूर समाज से तुमको लड़ना पड़ेगा। लेखक ने इतनी अच्छी एकांकी लिखी है कि गृह स्वामी ने उसको अपने कठोर शब्दों के द्वारा उसको समाज रूपी आईना दिखा दिया कि समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। और उसने, गृह स्वामी ने बताया कि तुमको इस हृदयहीन समाज से लड़ना ही पड़ेगा और अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत लगा के लड़ना होगा, नहीं तो ये समाज तुमको जीने नहीं देगा। और ये संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल तुमको समाज में अपनी बातों को रखने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। तो बच्चों, अंतोन चेखोव ने जो ये कहानी एकांकी लिखा है, उन्होंने संसार में अन्याय, अपमान और उत्पीड़न के विरुद्ध उसके प्रति संघर्ष करने और विरोध करने की चेतना को जागृत किया है। उन्होंने बताया है कि ये इस प्रकार समाज में अगर हम अपनी आवाज़ को नहीं उठाते हैं तो हम समाज के लोगों के शोषण के शिकार बनते जाएंगे। अधिकतर घरों में जो महिलाएं काम करती हैं, जो एक वर्ग काम करता है, उनको किस प्रकार शोषित किया जाता है, जो अपनी आवाज़ को अपने मालिक के सामने नहीं उठा पाते। इसलिए उन्होंने ऐसा छोटा सा एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। लेखक ने जूलिया को आत्मबोध कराया है और उन्होंने पुनः कहा है कि संसार में अपनी बात न कह सकने वाले कमज़ोर मनुष्यों का दुनिया में कोई भी स्थान नहीं है और दुनिया में कोई भी उसे महत्व नहीं देता। इस प्रकार बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद बच्चों।